हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर टुमारो की इस वीडियो के अंदर जो है आज हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक के अंदर। अब मैं आज जो एनालिसिस करने वाला था ना वो थोड़ा सा डिफरेंट था, और अब जो है ये जो खबर आई है इसके अलावा एक खबर और भी है। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा बाजार में वो थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई है। इजराइल के ऊपर रॉकेट हमले में 40 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल के अंदर ये हाल फिलहाल के दिनों में जो है बहुत बड़ी घटना जो है हमास के द्वारा की गई है, और पीएम नेतन्याहू यानी कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने हमास को कहा है कि भाई एक बड़ी कीमत चुकाएगा। तो आप लोग सब जानते हैं कि फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, तो फ़िलिस्तीन की तरफ से जो ग्रुप है जिसको इजराइल एक टेररिस्ट ग्रुप बोलता है, तो यहाँ पर जो आमने सामने की लड़ाई हुई है तो अल्टीमेटली हमास ने हमला किया है इजराइल के ऊपर। अब ये जो खबर है ये वास्तव में जियोपॉलिटिकली अगर हम देखें तो ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकली इस तरीके की जो खबरें हैं वो एक टेंशन क्रिएट करती हैं इंटरनेशनल पीस के अंदर। अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की तरफ जो है एक अगला कदम जो है अशांति की तरफ एक वातावरण जा रहा है। इजराइल पर फिलिस्तीनी चरमपंथी गुट हमास की ओर से रॉकेट में किए गए भारी हमले में 40 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई है, बीबीसी के हवाले से खबर है, और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये जो खबर आप देख रहे हैं ये सब बीबीसी के माध्यम से आपके पास आ रही है, तो ये बीबीसी की वेबसाइट से ही हमने ली है। उधर फिलिस्तीनी अधिकारियों ने कहा कि गाजा में इजराइल ने भी हमले किए जिसमें 198 लोगों की मौत हो गई है। यानी कि अब यहाँ पर ये जो मामला है इस पूरे रीजन के अंदर एक आप ये कह सकते हैं कि अशांति जो है काफ़ी समय के बाद ऐसी बड़ी घटना देखने के लिए मिली है, और माना जा रहा है कि 500 रॉकेट लॉन्चर्स के माध्यम से हमास ने जो है हमला किया है इजराइल के ऊपर। और अब ये जो है ये सरप्राइज था, एकदम अचानक हुआ। तो गाजा पट्टी पर जो औचक हमले, औचक मतलब सरप्राइज, फिलिस्तीनी इस्लामी चरमपंथी ग्रुप हमास ने दर्जनों हथियारबंद लड़ाके दक्षिणी इजराइल में घुस गए, और ये भी खबर है कि जो इजराइल के सैनिक है वो इन्होंने अपने कब्जे में कर लिए हैं। और इसके अलावा 40 लोगों के इजराइल के मरे जाने की खबर है, लेकिन कुछ दूसरी जगह से अगर खबर देख रहे तो वहाँ पे 100 की ये संख्या आ रही है। और जो पीएम नेतन्याहू है उन्होंने कहा है कि ये अब उकसावा नहीं है, ये युद्ध है और इसकी भारी कीमत हमास को चुकानी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर एक मूड माहौल जो है यहाँ से ख़राब होता हुआ नज़र आया। अब ये जो मूड माहौल ख़राब हुआ है ये शायद शेयर बाज़ार पे, हमारे बाज़ार पे इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा ये तो देखिएगा सोमवार को पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर सोमवार के लिए हमारा सेटअप काफ़ी बढ़िया था, और हम एक तेज़ी की एक पोजीशन, जैसे हमने कहा भी था सोमवार की जो वीडियो थी यानी कि मार्केट एनालिसिस फॉर मंडे के लिए जो हमारी थी, हमने कहा था कि बाजार जो है निफ्टी बैंक जो है वो 44,723 यानी कि उसके आसपास, यानी कि मैं ये मानता था कि 47,800 के 44,800 के आसपास तक बाजार जा सकता है। अब यहाँ पर देखिएगा अगर मैं उसी एनालिसिस की बात करूँ तो मुझे लग रहा था कि वहाँ तक बाजार जाएगा और फिर सेलिंग आपको लास्ट वीक के लास्ट हिस्से में आपको देखने के लिए मिले। अब ये जो वीकली चार्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस चार्ट में कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिएगा हम ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये जो वीकली चार्ट है यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर जाता है बाजार, और उसके बाद नेक्स्ट वीक में यानी कि वीक के इस अंत में या नेक्स्ट वीक में एक सेलिंग आती। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि बाजार उस तेजी को ना दिखाकर पहले साइडवेज रहे 1 या 2 दिन, और फिर रिएक्ट करे कि भाई इंटरनेशनल मूड माहौल क्या है। तो 1 या 2 दिन हम ये मान सकते थे कि भाई साइडवेज रहे, और अगर इंटरनेशनल मूड माहौल ख़राब होता है तो सेलिंग आ जाएगी, और अगर इंटरनेशनल मूड माहौल ठीक हो गया यानी कि न्यूज़ का जो सिलसिला अगर वो ठीक हो गया तो बाजार ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में अगर मैं हफ्ते की थोड़ा सा और आगे चलने की कोशिश करूं तो देखिएगा ये जो सेटअप बन रहा है ना उसको थोड़ा सा आप गौर फरमाइए। देखिएगा आप लोग कहते हैं कि सर आप मंदी की बात कर रहे हो, तो यार देखिएगा 3 हफ्ते मंदी तो हुई है।
अभी यहाँ पर हम जो एक पॉजिटिव आउटलुक देख रहे थे अगले हफ्ते के लिए, अब वो जिस तरीके की खबरें हैं, इसके अलावा एक और खबर भी है कि यूएस और चाइना के बीच में फिर तनातनी हो गई है। और वो तनातनी हुई है कि यूएस ने काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर वर्ल्ड की कुछ कंपनीज के ऊपर बैन कर दिया है यूएस के अंदर, जिसमें से मेजर कंपनीज चाइना की हैं और ऐसा माना जा रहा है कि 1 से 3 कंपनियां इंडिया की भी हैं। और वो कंपनियां, इस आरोप ये लगाया गया है कि जो ईरान के साथ जो तेल लिया जा रहा है और उसकी जो पुष्टि है वो नहीं हो रही है, उनके सोर्स जो है नहीं डिक्लेयर किए जा रहे हैं। इसी तरीके से चाइना के साथ उनकी अपनी तनातनी है। तो कुल मिलाकर जो रशिया से इंडिया तेल ले रहा है, चाइना तेल ले रहा है, उसकी जो खुन्नस है वो शायद यूएस ने निकालने की चेष्टा की है। तो ये भी एक खबर है। तो अल्टीमेटली जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो ख़राब होता जा रहा है। तो अगर उसको हम ध्यान से देखें, और उसके अलावा तीसरी खबर मैं आपको बताऊंगा तो आप थोड़ा सा सरप्राइज होंगे कि कल क्रेडिट पॉलिसी जो आई उसमें से एक खबर जो हमें निकल कर आई सामने, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, आरबीआई ने कहा कि इन्फ्लेशन अभी भी हमारे लिए एक मुद्दा है, लेकिन इन्फ्लेशन सॉफ्ट होती हुई नजर आ रही है। एक पॉजिटिव न्यूज़ आई कि इंक्रीमेंटल सीआरआर हटा दिया गया कि भाई अब एडिशनल सीआर, तो बैंकों के लिए एक रिलीफ था। लेकिन जो मैं बात आपके साथ करूंगा इसका इकोनॉमिक्स से तो लेना देना है, आप लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए। देखिएगा, डॉलर 83 रुपीज के ऊपर आ गया। इसका मतलब क्या है कि इंडिया से काफी अच्छी डिमांड डॉलर्स की है। तो अब आरबीआई के पास दो चीजें हैं कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी तो अल्टीमेटली डॉलर और मजबूत हो जाएगा और हमारे लिए चैलेंजेस हो जाएंगे। तो सबसे खास बात यह है कि लोगों के हाथों से पैसा छीन लो या बाजार में लिक्विडिटी कम कर दो, जिससे कि वो इंपोर्ट वाले सामान भी कम थोड़ा सा परचेज कर पाए। और दूसरी बात क्या है कि जो एक्सेस लिक्विडिटी है जिसकी वजह से महंगाई हो रही है उस पर भी कंट्रोल किया जा सके। अब आज की डेट में आरबीआई स्थिति में नहीं है कि वो सीधा सीधा बैंकों के ऊपर कोई अटैक करे, क्योंकि अगर वो बैंकों पर अटैक करेगा तो बैंकों की बैलेंस शीट खराब होने का डर है। तो लेकिन असर तो देखिएगा इस एक्टिविटी का भी पड़ेगा, लेकिन कम पड़ेगा। अब ये क्या कहा आरबीआई ने कल, उसने कहा कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMO, ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होती है? देखिएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई के द्वारा लिक्विडिटी को, यानी कि जो तरलता है पूरे सिस्टम के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, उसको मैनेज करने के लिए यूज होते हैं। तो अल्टीमेटली आरबीआई अपने बॉन्ड्स या तो बेचता है या बाजार से खरीदता है। तो देखिएगा, जब वो बाजार से अपने बॉन्ड्स खरीदता है, यानी कि जो बॉन्ड्स उसने इशू कर रखे हैं, अगर उनको वो वापस खरीदता है तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं उसको वो पैसा चुकाता है। तो इन्वेस्टर्स के हाथ में वो पैसा आ जाता है, तो लिक्विडिटी बढ़ जाती है। और इसके अलावा अगर वो सेल करता है, तो अगर वो अपने पेपर सेल करता है, यानी कि जो बॉन्ड्स हैं आरबीआई की जो बॉन्ड्स हैं उनको अगर वो सेल करता है, तो इन्वेस्टर्स उन बॉन्ड को खरीदते हैं और उसके बदले में जो पैसा है वो आरबीआई के पास आ जाता है और आरबीआई उसके बदले में एक ब्याज देता है। तो अल्टीमेटली ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जो कि इंडिविजुअल्स के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, बैंकों के साथ, तो जो आरबीआई के पेपर्स ऑलरेडी इशूड हैं, अगर उनको वो खरीदता तो क्या होता कि लिक्विडिटी बाजार में आ जाती। लेकिन उसने कहा है कि मैं कुछ पेपर सेल करूंगा, यानी कि नए पेपर्स हम इशू करेंगे, यानी कि नए बॉन्ड्स इशू करेंगे, जिससे कि लिक्विडिटी, जो एक्सेस लिक्विडिटी है, वो सिस्टम से निकलकर आरबीआई के पास आ जाए। तो जो एक डॉलर्स को स्ट्रेंथ दे, डॉलर के सामने रुपए को थोड़ी स्ट्रेंथ दे। और इंडिया के जो लोग हैं जिनकी मतलब इंडिया से बाहर ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, या इंडिया से बाहर की चीज़ें खरीद रहे हैं, तो गवर्नमेंट को लग रहा है यार एक बेवजह का जो है फालतू टेंशन जो है हमारे फॉरेक्स के ऊपर, यानी कि फॉरेन जो रिजर्व्स है उसके ऊपर पड़ रही है। तो अल्टीमेटली जो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस का सहारा आरबीआई लेगी। ये जो खबर थी इसकी वजह से बैंक ज़्यादा कल पॉजिटिवली नहीं कर पा रहे थे। और अब अगर हम इसको थोड़ा सा और ऐड करें, टेक्निकल के साथ और थोड़ा सा फंडामेंटली, तो देखिएगा फंडामेंटली ये चीज़ अब के यार आपको देखने के लिए मिलेगी कि जो मार्जिन्स हैं वो बैंकों के आपको स्क्वीज होते हुए नजर आएंगे। तो वो एक फंडामेंटल रीजन है। उसके बाद एक अगला रीजन और आपको मैं बताता हूँ। अगला रीजन है पॉलिटिकल रीजन।
देखिएगा अगर हम एक बात देखें आज की डेट में तो आपको क्लियर कट लगेगा कि नरेंद्र मोदी जी क्लियरली क्लीन स्वीप कर रहे हैं। लेकिन हमें एक बात जो है एज ए इन्वेस्टर भी और एज ए ट्रेडर भी हमें एक बात हमेशा नजर रखनी चाहिए कि देखिएगा जो विपक्ष है अगर वो इंडिया जो गठबंधन है अगर वो इकट्ठा होके इलेक्शन लड़ेगा तो शायद उतनी सीटें बीजेपी ना जीत पाए जितनी पिछली बार जीती थी। तो ये हो सकता है कि अगर एनडीए की सरकार भी बने लेकिन जो डिपेंडेंस है वो दूसरी पार्टीज की तरफ जो है ज़्यादा रहे और बीजेपी की खुद की सीटें अगर मान लीजिएगा 40 से 50 या 60 सीटें कम हो गई तो अल्टीमेटली सरकार तो बीजेपी बना लेगी लेकिन वो जिस तरीके के फ्रीडम वाले डिसीजंस ले रही है वो नहीं ले पाएगी। और ये भी हो सकता है कि भाई क्योंकि कुछ नेगेटिविटी भी फैल रही है क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं और वो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज़ ये हैं वो वास्तव में एजुकेशन की डेफिशिएंसी है। मैं तो सीधा बोलूँगा कि जो चीज़ पढ़ाई जाती है उसका बिजनेस में ना तो यूज़ होता है और ना ही जो जिसको नौकरी पे आप रखते हो उसको वो चीज़ें आती हैं जो ऑफिस में काम कराने के लिए, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत पुराना है और ये स्टेट लिस्ट का मैटर है। तो वो जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है मुझे पर्सनली ऐसा रीज़न लगता है कि जो डेफिशिएंसी है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर है क्योंकि वो स्किल्ड नहीं क्रिएट कर रही है या जिस चीज़ों की ज़रूरत है हमारी जैसी कंट्री को कि जहाँ पे एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो काम करने के लिए तैयार है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है। तो अल्टीमेटली वो एक चैलेंजेस जो है रहने वाले हैं अब। और हम देखते हैं कि बहुत बार जो चपरासी की नौकरी होती है या माली की नौकरी होती है तो वहाँ पे डबल MBA किए हुए लोग जो है वहाँ पर गवर्नमेंट की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। और ऐसा हमने पीछे बिहार में भी देखा था 2-3 साल पहले माली की जॉब के लिए जो है MBA और गोल्ड मेडलिस्ट जो है डबल MA जो लोग हैं वहाँ पे अप्लाई कर रहे थे और बहुत सारे जो बीटेक इंजीनियर्स हैं वो माली की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे। तो ये मतलब कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ खामियां दर्शा रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो युवा वर्ग है जिसका मोदी जी को काफ़ी वोट मिलता है वहाँ से भी कुछ थोड़ी सी निराशा हो सकती है। तो चैलेंजेस रहेंगे और फिर पॉलिटिकली ऊपर नीचे जो चीज़ें होती है ना वो बड़ी टेंशन क्रिएट कर सकती हैं बाजार के अंदर। तो वो हम थोड़ा सा लॉन्गर व्यू, हम ये नहीं कह रहे कि मोदी जी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, मैं उस पर नहीं कह, पर अल्टीमेटली एक वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी। उसके बाद है वैल्यूएशंस। हमारे स्मॉल कैप और मिड कैप के जो शेयर्स हैं वो मैं ये कह सकता हूँ कि लाइफ टाइम हाई वैल्यूएशंस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं अगर देखें तो प्राइस अर्निंग में। और जो अर्निंग पोटेंशियल है मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनीज का ख़राब है, बट मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस काफ़ी जगह स्ट्रेच हो गई है। तो वहाँ से भी एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। तो पॉलिटिकली आप देखिए, डोमेस्टिकली अगर आप देखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन आएंगे जब आपस में एक दूसरे की ज़रूरतें कम होगी तो आपस में जो पार्टीज हैं एनडीए की उनमें भी खींचातानी शुरू हो सकती है और होगी। तो देखिएगा इंडिया गठबंधन में भी, क्योंकि वो भी आपस में जो कोएलिशन बना है वो मतलब नेचुरल नहीं है, क्योंकि उनके जो फिलोसफी है या जो पॉलिसी के जो डिफरेंसेस है वो मेजर है। तो अल्टीमेटली चैलेंजेस तो रहेंगे और उठापटक रहेगी। अब इन रीजंस के बीच में जो फंडामेंटल है, टेक्निकल है, जियोपॉलिटिकली है, सब चीज़ें अगर हम देखें ना तो मुझे लगता है कि भाई बाजार एक अच्छी करेक्शन ले सकता है। उसके अलावा देखिएगा आप 1 वीक के चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो 1 वीक के चार्ट के ऊपर भी एक वीकनेस बनती हुई नज़र आ रही है और वो वीकनेस कैसी बन सकती है मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो अभी अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो इंडेक्स है ये कुल मिलाकर अगर 43,400 को ब्रेक कर देता है, 43,400 मेरे लिए एक अहम सपोर्ट है। तो बाजार कहीं ना कहीं पहले लेवल 41,900 की तरफ बढ़ेगा और इस इलेक्शन के सीजन में हो सकता है कि बैंक निफ्टी आपको 40,000 के आसपास के दायरे भी दिखा सकता है। ये तो है वीकली सेटअप। अगर हम बात करें मंथली सेटअप की तो मंथली सेटअप के अंदर अगर हम देखें तो जब भी एक मंथली सेटअप में एक अच्छी रैली होती है तो उसके बाद एक मेजर करेक्शन होती है। हालांकि ये कोविड वाले टाइम की है तो ये इस तरीके का जो राइज है ये हुआ है तो बड़े प्लेयर्स एक लंबे समय के बाद एक प्रॉफिट बुक करते हैं। तो उसकी संभावना हमें लग रही है कि वो इलेक्शन के आसपास या इर्द गिर्द हो सकता है। वहां से भी हम देखें तो जो कैंडल का सेटअप बना है वो वीक है, वो भी 40,000 के आसपास के दायरे जो है बता रहा है।
इसके बाद अगर एनएससी बैंक की अगर हम ये हालांकि हम चीज़ देख चुके हैं, और अगर 43,400 टूटता है तो आप ये समझ लीजिएगा एक मीडियम टर्म जो है सेल ऑफ आपको बाजार में नजर आएगा। तो 43,400 जब तक बना है तब तक आप ये मान के चलेगा कि बुल्स बाजार को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, हर डिप को वो बाय करने की कोशिश करेंगे। 43,400 क्रैक होते के साथ बियर्स पूरे बाजार को कंट्रोल कर लेंगे, और फिर हो सकता है कि अब क्या बियर्स बाजार को बहुत तेजी से न गिराए, धीरे धीरे गिराए, कुछ बड़े फॉल आने के बाद फिर बाजार एक लेवल पे कंसोलिडेट करे, फिर थोड़े समय कंसोलिडेट करने के बाद फिर और गिरे। तो अगले 4-5 महीने जब तक कि इलेक्शन के आउटकम्स नहीं आते हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि बाजार या तो साइडवेज रहेगा और बार बार आपको नीचे की डाउन साइड वाली जो कैंडल्स हैं वो बनती हुई नजर आएंगी। तो यही वीक पे हमारा आउटलुक था। हमारा अगर ये हमास वाली खबर नहीं होती है, जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल चेंज नहीं, तो हम ये मान रहे थे कि बाजार एक बार 44,800 की तरफ जाता, 700 और 800 के बीच में, और एक अच्छी खासी सेलिंग आपको लास्ट के 2-3 दिनों में देखने के लिए मिलती। अब ये हो सकता है कि ये थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाए, तो बाजार अभी शायद साइडवेज टू पॉजिटिव रहे और बीच बीच में आपको नीचे के भी दायरे देखने के लिए मिले। और अल्टीमेटली मैं अभी भी मानता हूँ कि खरीदने का बाजार तो नहीं है, बाजार को बढ़ने दिया जाना चाहिए। जहां से बाजार टर्न करे और टर्न करने की चेष्टा करे वहीं पर जो है अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, या ट्रेडर्स आपको मंदी की पोजीशन बनाते हुए नजर आएंगे। एनएससी की अगर हम बात करें, निफ्टी 50 की वीकली कैंडल, तो देखिएगा यहाँ पर भी 3 वीक के अंदर जो हुआ है, तो कैंडल्स तीनों वीकली कैंडल्स एक कमजोर कैंडल्स हैं। हालांकि जो इस हफ्ते कैंडल हुई है उसने एक रिकवरी दिखाने की कोशिश की थी नीचे से, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी सस्टेनेबिलिटी पे मुझे डाउट है। मुझे लग रहा था कि 19,723 ये एक लेवल है जहां तक बाजार जाता, और फिर हो सकता है थोड़ा सा अटेम्प्ट करता 19,800 तक, और वहां पे एक अच्छी खासी हम सेलिंग एंटीसिपेट करते। तो अभी देखते हैं कि हमास की अगर खबर का असर नहीं होता है तो बाजार शायद ऐसा ही करे और वहां से सेलिंग हो जाए। और अगर हमास की खबर का, ये जो अभी हमने इजराइल और हमास की जो खबर हमने आपके साथ शेयर की, अगर इसका इम्पैक्ट होता है तो बाजार आपको या तो साइडवेज आपको नजर आएंगे, और साइडवेज से फिर देखिएगा 1-2 दिन बिताने के बाद शायद बाजार ऊपर अटेम्प्ट करे और फिर एक अच्छी गिरावट आपको देखने के लिए मिले। और ये भी हो सकता है कि बाजार भैया मैं तो आपको बोल ही रहा हूँ कि बाजार ऊपर अटेम्प्ट ही ना करे, सीधा ही नीचे गिर जाए। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी अलर्ट रहने का समय है। मैंने आपको रीजंस बताए, जियोपॉलिटिकल खराब हो रहे हैं। यूएस ने भी इंडिया की 1 से 3 कंपनियों के नाम अभी तक उजागर नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 1 से 3 कंपनियां हैं इंडिया की जो पेट्रोल प्रोडक्ट्स को यूएस में ट्रांसफर या एक्सपोर्ट करती हैं, तो उसके ऊपर शायद कुछ एक्शन लिया गया। तो ये जो आपस में एक दूसरी कंट्री की जो कंपनीज पे जो रोक लग रही है, इसको आप कहते हैं कि फ्री ट्रेड के अगेंस्ट ये जो है सारी कार्रवाई हो रही। तो जो फ्री ट्रेड जब रुकते हैं, उनमें बाधा पहुंचती है, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो अल्टीमेटली चैलेंजेस पूरे सिस्टम के अंदर बनते हैं। तो ये जियोपॉलिटिकली दोनों जो न्यूज़ हैं वो इम्पैक्ट कर रही हैं। जैसे मैंने आपको ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात करी, तो आरबीआई भी अगर बॉन्ड सेल करेगा तो बाजार से लिक्विडिटी खींच सकता है, जो पूरा का पूरा इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि सीआरआर की जो इंक्रीमेंटल सीआरआर इसलिए हटा लिया आरबीआई ने, क्योंकि देखिएगा फेस्टिवल सीजन है और अगर बैंकों पे लिक्विडिटी नहीं होती तो चैलेंज हो सकता था। अब क्या है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में बैंक अपने लेवल के ऊपर मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अब सारे बैंकों के लिए तो ये नहीं है कि सीआरआर है तो इंक्रीमेंटल सीआरआर आ रहा है। तो अल्टीमेटली भाई जिसको आरबीआई को, जिसको लिक्विडिटी अपने बैंक के पास रखनी है, वो आरबीआई के ओपन मार्केट ऑपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और जिसको लगता है कि भाई उसके पास थोड़ी सी लिक्विडिटी है या वो अच्छे तरीके से लोन बुक को मैनेज कर सकता है और लोन बुक को ग्रो कर सकता है, तो वो जो है पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और जिनको लगेगा भाई चैलेंजेस हैं, वो भैया ओपन मार्केट में, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन अल्टीमेटली बाजार से एक लिक्विडिटी खींच सकती हैं। तो मुझे लगता है कि जो आरबीआई गवर्नर ने कहा वो भी एक चैलेंजिंग फेज है। और इसके अलावा देखिएगा लोन ग्रोथ तो है लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ नहीं है, तो बैंकों के मार्जिन्स पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो बैंकों ने लोन दिए हैं वो वास्तव में इनके जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है बैंकों का वो बढ़ गया है, तो निम्स जो है वो भी कम होते हुए आपको नजर आ सकते हैं। उसके अलावा पॉलिटिकली, क्योंकि डोमेस्टिकली अभी पॉलिटिकली बहुत चैलेंजेस हैं और कंपनीज के भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट हमें देखने के लिए नहीं मिले हैं, और बाजार कोई सस्ती वैल्यूएशंस पे ट्रेड नहीं कर रहा है। आई मीन सारे पैरामीटर्स को लगाओ,
फिर टेक्निकल सेटअप भी जो पिछले 2-3 हफ्तों में ख़राब हुआ है वो भी आपके सामने है, तो टेक्निकल सेटअप भी बिगड़ गया है। तो कुल मिलाकर चैलेंजेस हैं अब। और अगर वीकली चार्ट के साथ साथ अगर मंथली चार्ट भी देखें तो मंथली चार्ट भी क्या कह रहा है भाई, मंथली चार्ट भी ये कह रहा है कि यहाँ पर ये टॉप बन रहा है और टॉप बनने के बाद आपको अगले दायरे, जो पहला जो दायरा है हमारे को 18,800 और उसके बाद भी हम दोबारा से रिव्यू करेंगे तो 18,800 18,900 बहुत ही जल्द, मतलब बहुत जल्द का मतलब इस महीने के अंदर ही आपको देखने के लिए मिल सकता है। और अगर इस महीने में रिजल्ट ही बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ जाए तो फिर हो सकता है कि टेक्निकल सेटअप बदल जाए। लेकिन कुल मिलाकर अभी भी बाजार के अंदर खरीदने के मौके नहीं देखने हैं, अभी तो हम प्रॉफिट बुकिंग के मौके देखेंगे। और जिन शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है मोस्टली तो देखिए हम लिक्विडिटी के साथ मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि लिक्विडिटी रहेगी तो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और मैं मानता हूँ कैश ही इज किंग इस समय पर भी। और बस आज की वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स से बताइएगा। हालांकि आज जो व्यू है हमारा बदला, कुछ न्यूज़ की वजह से बदला है, नहीं तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि शुरू के 2-2.5 दिन अच्छी तेजी होगी और 2-2.5 दिन के बाद बढ़िया सेल ऑफ आना चाहिए था। लेकिन अब ये हो सकता है कि आपको राइज हो सकता ना मिले इस न्यूज़ का इम्पैक्ट। अगर इंटरनेशनली बाकी जो इंडेक्स हैं या जो इंडिसेस आएंगे जो एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर है, जिनकी आपको सुबह ही खबर मिल जाएगी सोमवार को, तो वहाँ से भी थोड़ा सा आइडिया लेने की जो है कोशिश करिएगा। इसके अलावा जो चैलेंजेस हैं वो अभी जियोपॉलिटिकल फ्रंट्स के साथ साथ डोमेस्टिकली भी बढ़ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को जो है इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर को ध्यान रखना चाहिए। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।